हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देशपाल कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज से स्टार्ट करेंगे हम सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, कौन से टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक तो यही होगा कि हु इज कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है। उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी ही क्या होती है। इसके साथ साथ हम कंप्लीट करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है सिंगल कमोडिटी के केस में और डबल कमोडिटी के केस में। इसके साथ साथ हम कंप्लीट करेंगे इनडिफरेंस कर्व के बारे में, इनडिफरेंस कर्व क्या होता है। और दोस्तों, इन सारे के सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ में, ऐसे एग्जांपल्स जो डेली लाइफ में आप देखते हो, डेली यूज करते हो, क्योंकि कंज्यूमर आप ही हो और ये आपका ही चैप्टर है। आपके बिहेवियर के बारे में ही बात होगी, तो हम आपके बिहेवियर को ही सीखेंगे यहां पर, राइट। तो यहां पर हम बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे और इस चैप्टर को बहुत एंजॉय के साथ कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में से बहुत अच्छे मार्क्स का आपको एग्जाम में भी मिलेगा। तो इंपोर्टेंट चैप्टर है, समझिएगा, अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ साथ। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेट्स बिगिन। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने पहले टॉपिक को, जिसका नाम है कंज्यूमर। हु इज कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो देखना चाहते हो प्रैक्टिकली कंज्यूमर कौन होता है, बता दूं यस या नो। चलिए, अपने आप को जल्दी से एक आईने के सामने खड़ा करके देखो, उसमें जिसकी शक्ल दिखेगी वो कौन है, वो कंज्यूमर है दोस्तों। यानी आप सब लोग कंज्यूमर हो। सर कैसे? दोस्तों, आप जो भी सामान खरीद के कंज्यूम करते हो, खाते हो, आप हर उस सामान के लिए कौन हो, कंज्यूमर हो। यस या नो। दोस्तों, एक वर्ड और होता है कस्टमर। कस्टमर कौन होता है और कंज्यूमर कौन होता है? क्या दोनों एक ही होते हैं? नो, दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है सर? दोनों में डिफरेंस होता है कि अगर मान लो आपने कोई सामान खरीदा, आप मान लेते हैं कि आप शक्कर खरीदने के लिए दुकान पर जाते हो, जिसको हम चीनी बोलते हैं। आप लोग चीनी खरीदने के लिए दुकान पे जाते हो, जैसे ही जा ही रहे थे, आपकी पड़ोस की आंटी बोलती हैं, बेटा जब जा रहे हो तो 2 किलो चीनी मेरे लिए भी लेते आना। अब आपने दुकान पे जाके 5 किलो चीनी खरीदी, जिसमें से कि 3 किलो आपकी थी और 2 किलो आपकी आंटी के लिए थी। ओके, आप बताओ कि आप चीनी के लिए, कितनी चीनी के लिए कस्टमर बोले जाओगे? तो सर आप 3 + 2 यानी 5 किलो चीनी के लिए कस्टमर बोले जाओगे। लेकिन आप उसमें से कितनी चीनी को यूज करोगे? आप उसमें से 3 केजी चीनी को यूज करोगे। तो आप 3 केजी चीनी के लिए आप कंज्यूमर बोले जाओगे। उसमें से 2 केजी चीनी को यूज कौन कर रही है? आंटी यूज कर रही है, तो वो कंज्यूमर बोली जाएंगी। तो कस्टमर हर वो प्राणी होता है जो गुड्स या सर्विस परचेज करता है, लेकिन कंज्यूमर हर वो प्राणी या ऑर्गेनाइजेशन होती है जो गुड्स या सर्विस कंज्यूम करता है। कंज्यूम करता है यानी खाता है। तो जो खाता है उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। अब वो सिर्फ और सिर्फ इंसान ही नहीं हो सकता, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। जैसे रिलायंस लिमिटेड में अंबानी जी ने 5 मशीनें खरीदी, ठीक है। तो दोस्तों, यहां पर जो 5 मशीनें खरीदी गई हैं, वो बताइए अंबानी जी के घर के लिए खरीदी गई हैं या वो 5 मशीनें रिलायंस लिमिटेड के लिए खरीदी गई हैं? रिलायंस लिमिटेड के लिए खरीदी गई हैं। तो मशीनों के लिए यहां पर रिलायंस लिमिटेड कंज्यूमर होगी। समझ में आया? ऐसे ही टाटा एंटरप्राइजेस अगर कोई भी सामान खरीदती है, तो वहां पर टाटा एंटरप्राइजेस के लिए क्या होगी? कंज्यूमर होगी। दोस्तों, ये तो चलो बहुत बड़ी बड़ी बिजनेसेस हो गए। हमारी क्लास में हमने ये स्टाइलर खरीदा है, किसके लिए? लिखने के लिए। तो जो स्टाइलर है, इसके लिए क्लास कंज्यूमर होगी, न कि जीडी सर। समझ में आया? यानी कि डीसीसी कंज्यूमर होगी इस स्टाइलर के लिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो कंज्यूमर कौन हो सकता है? कोई भी नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। चलिए देख लेते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है। अ कंज्यूमर इज अ पर्सन, और देखो और आ गया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, दैट परचेज एंड यूज गुड्स, जो कि खरीद रहे हैं और खरीद के साथ साथ उसको यूज कर रहे हैं। गुड्स भी हो सकता है और सर्विसेज भी हो सकती है। टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स,
क्यों खरीद रहे हो आप कोई भी सामान? अपनी नीड्स और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, रेदर देन फॉर रीसेल। अगर दोस्तों आप कोई सामान खरीद रहे हो और आपको रीसेल कर रहे हो तो आप उसके लिए कंज्यूमर नहीं हो। कंज्यूमर कब होगे? आपने खरीदा है अपने यूज करने के लिए तो ही कंज्यूमर होगे। आप अगर अपने यूज करने के लिए नहीं खरीद रहे हो तो आप कंज्यूमर नहीं होगे। समझ में आया? रीसेल करने के लिए खरीद रहे हो तो आप सेलर कहलाओगे, कंज्यूमर नहीं। ओके दोस्तों, चलो तो क्या लिखा हुआ है? किस लिए आप खरीद रहे हो सामान? अपने यूज करने के लिए, न कि रीसेल करने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए। समझ में आ गया? अगर प्रोडक्शन करोगे तो भी प्रोडक्शन करने के बाद रीसेल करोगे, तो ये कोई भी सामान आप रीसेल करने के लिए नहीं खरीदोगे। जैसे अभी शक्कर खरीदी थी हमने अपने एग्जांपल में, मान लो शक्कर किस लिए खरीदी आपने? कि शक्कर लेके आ रहे हो और आप उसको बेच रहे हो, तो आप इसके लिए कंज्यूमर नहीं हो, आप इसको यूज नहीं कर रहे। या आपने शक्कर से क्या बनाया? मिठाइयां बनाई और मिठाइयों को आप बेच रहे हो प्रोडक्शन करके, तो भी आप इसके लिए कंज्यूमर नहीं होगे शक्कर के लिए, क्योंकि मिठाइयों को आप नहीं खा रहे हो। समझ में आया? तो आप कोई भी गुड्स या सर्विस अपने यूज करने के लिए खरीद रहे हो, आप या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या बोले जाएंगे? सब कंज्यूमर बोले जाएंगे। समझ में आ गया जी कंज्यूमर क्या होता है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है सब हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। अगला पॉइंट है सब हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है? तो यूटिलिटी आप देखिए, यहां पर एक मोहतरमा दिख रही है आपको। ये जो महिला है ये क्या खा रही है सब बताइए आप? ये खा रही है गोलगप्पा, ये यानी कि पानी पूरी खा रही है, राइट? पानी पूरी क्यों खा रही है बताइए आप? इनको पानी पूरी क्यों खानी है भाई? इनको पानी पूरी इसलिए खानी है क्योंकि इनको पानी पूरी खाने का मन कर रहा होगा, यस या नो? तो बताइए आप, जब तक इन्होंने पानी पूरी नहीं खाई होगी, जब तक ये घर होंगी, तब तक इनके मन में क्या आ रहा होगा? मैं जाऊंगी पानी पूरी खाऊंगी, मैं जाके पानी पूरी खाऊंगी, मजा आएगा, ये टेस्टी टेस्टी यमी यमी पानी पूरी मैं खाऊंगी, यस या नो? तो ये क्या है? इनकी इच्छा है, ये क्या है? इनकी नीड है, ये क्या है? इनकी वांट है, यस या नो? अब ये गई गोलगप्पे वाले के पास में और भैया ने एक पानी पूरी उठाई और इनको दे दी। जैसे ही पानी पूरी इनके पेट के अंदर जा रही है तो बताओ क्या हो रहा है? इनकी जो इच्छा थी पानी पूरी खाने की, वो इच्छा क्या हो रही है? धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। कैसे खत्म हो रही है? जब इनको पानी पूरी खाने को मिली। तो बताओ, इस पानी पूरी ने इनकी इच्छा को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो किसी गुड की वो पावर जो आपकी नीड को या आपकी इच्छा को पूरा कर देती है, उसी को हम यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। यानी यूटिलिटी क्या होती है? आपकी नीड को, आपकी इच्छा को खत्म करने की पावर, यानी आपको सेटिस्फैक्शन देने की पावर। यानी कि यूटिलिटी का दूसरा नाम क्या हो गया साहब यहां पर? सेटिस्फैक्शन। यानी किसी चीज को खाने से अगर आप सेटिस्फाई हो गए, मींस आपकी उस चीज के लिए नीड पूरी हो गई। तो उस चीज की, उस नीड को पूरा करने के लिए आपको क्या हुआ? सेटिस्फाई कराना पड़ा। किसके द्वारा? उस चीज के द्वारा। यानी कि ये सेटिस्फाई किसके द्वारा हुई है? गोलगप्पे के द्वारा। तो गोलगप्पे की वो पावर जिसने इनको सेटिस्फाई कर दिया, क्या बोली जाएगी साहब? यूटिलिटी बोली जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको बर्गर खाना है, बहुत मन कर रहा है आपका बर्गर खाने का, नीड है बर्गर खाने की। आप जाते हो कैफे, कैफे जाके बर्गर वाले भैया से बोलते हो भैया एक बर्गर बना दो गर्मा गर्म, ये एक्स्ट्रा चीज वाला। भैया ने एक्स्ट्रा चीज वाला बर्गर बना के आपको दे दिया। वो जैसे ही एक्स्ट्रा चीज वाला बर्गर आपके पास आ रहा है, जब तक आपके पास आया क्या आपकी नीड पूरी हुई? नो। जैसे ही बर्गर आपने खाया, आह, बर्गर धीरे धीरे पेट के अंदर जा रहा है और आपकी नीड क्या होती जा रही है? पूरी होती जा रही है। तो इस बर्गर ने आपकी जो नीड थी, आपकी जो वांट थी, उसको क्या किया? सेटिस्फाई कराया। तो बर्गर की वो पावर जिसने आपको सेटिस्फाई करा दिया, इसी को हम क्या बोलेंगे? यूटिलिटी बोलेंगे। यस या नो? आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है, इच्छा हो रही है साहब, जब तक आइसक्रीम नहीं मिलेगी क्या आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी? नहीं होगी। लेकिन जैसी आइसक्रीम मिली, आपने आइसक्रीम खाई, आपकी इच्छा पूरी हो गई। तो आइसक्रीम की वो पावर जिसने आपको सेटिस्फाई कर दिया, क्या बोला जाएगा साहब? यूटिलिटी बोली जाएगी। समझ में आया? मूवी देखनी थी आपको, और जब तक आपने मूवी नहीं देखी क्या आपकी इच्छा खत्म होगी? नहीं होगी। जैसे सिनेमा हॉल में गए और आपने मूवी देखी, आपकी इच्छा पूरी हो गई। तो मूवी की वो पावर जिसने आपकी इच्छा को पूरा कर दिया, यह भी क्या बोला जाएगा साहब? यूटिलिटी बोली जाएगी। यानी कि एक कंज्यूमर को जो इच्छा है, जो नीड है, उस नीड को अगर कोई गुड्स या सर्विस पूरा कर देता है, तो उस गुड्स और सर्विस की वो पावर, जिस पावर ने
नीड को कंप्लीट किया, पूरा किया, उसी को हम यूटिलिटी के नाम से जानते हैं साहब। यस या नो? देख लेते हैं क्या लिखा है, आ जाइए देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, यूटिलिटी रेफर टू सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि किसी कमोडिटी के कंज्यूम करने से हमको जो सेटिस्फैक्शन ड्राइव होता है उसी को हम क्या बोलते हैं साहब, यूटिलिटी बोलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, और इट मे बी डिफाइन एज वोंट सेटिस्फाई पावर, यानी हमारी इच्छाओं को जो सेटिस्फाई कराया है किसने, किसी भी गुड ने। यानी क्या लिखा है देखो, may be defined as one satisfy power of a commodity, यानी किसी गुड की वो पावर जिसने हमारी इच्छाओं को खत्म कर दिया, सेटिस्फाई करा दिया, वही क्या होता है साहब, यूटिलिटी होता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड टू सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, यानी कि इंसान अगर कंज्यूम करता है तो उससे क्या होता है, उसकी वांट, उसकी नीड फुलफिल होती है, तो वही तो सब यूटिलिटी होती है। यस या नो? आपको भूख लग रही थी, आप जाके बैठ गए, रोटियां आने लगी, रोटियों ने आपकी सेटिस्फैक्शन दिया, आपको क्या, आपने कंज्यूम किया रोटियों को और आपकी भूख खत्म हो गई। तो रोटियों की वो पावर जिसने आपकी भूख को खत्म कर दिया, यही तो सब यूटिलिटी होती है। बोलो यस या नो? समझ में आ गया? तो लिख लो इसको जल्दी से फटाफट। इनको नहीं बनाना है, मोहतरमा को नहीं बनाना है, सिर्फ इसको लिखना है। ओके, लिखिए जल्दी से फटाफट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। हियर आर टू अप्रोचेस टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर, यानी आप लोगों के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए यहां पर साहब टू अप्रोचेस हैं। कितने साहब? टू अप्रोचेस। कौन से अप्रोचेस हैं साहब आप लोगों के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए। इकोनॉमिक्स में दो अलग अलग अप्रोचेस दिए हैं दो विद्वानों ने। जानते हो उन विद्वानों का नाम क्या है साहब? पहले विद्वान है हमारे बाबा एल्फ्रेड मार्शल। बाबा जरूर बोलिएगा, है ना, क्योंकि बुजुर्ग इंसान है। ओके, क्या बोलेंगे हम? बाबा एल्फ्रेड मार्शल, पहले इंसान। दूसरे इंसान थे साहब जिनका नाम था J.R. हिक्स, बाबा J.R. हिक्स, राइट। दोनों ने ही क्या बताया है? दोनों ने ही बताया है कि कंज्यूमर बिहेवियर कैसा होता है साहब, और दोनों ने बताया है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड किया जाएगा, कैसे निकलेगा। तो इन दोनों की ही थ्योरी हम पढ़ेंगे। तो बाबा मार्शल ने जो थ्योरी दी है अपनी, उस अप्रोच को हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और इसको हम मार्शलियन थ्योरी के नाम से भी या मार्शलियन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। ओके दोस्तों, जो बाबा J.R. हिक्स ने थ्योरी दी है उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इसके भी दो नाम है, दो नाम से हम जानते हैं। तो दोस्तों, जानना चाहते हो कि इन दोनों बाबाओं ने क्या थ्योरी दी हमको, इनकी क्या अप्रोचेस हैं, जानना चाहते हो? तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बाबा मार्शल की अप्रोच से। पहले हम समझेंगे बाबा मार्शल की क्या अप्रोच थी, राइट। तो बाबा मार्शल की यानी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए मेरे साथ साथ, कार्डिनल अप्रोच यानी बाबा मार्शल के अप्रोच की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कार्डिनल अप्रोच में बाबा मार्शल क्या कहते हैं सुनोगे? सुना दूं? सुनिए। कार्डिनल अप्रोच में बाबा मार्शल कहते हैं कि देखो प्राणियों, आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये आप मुझे बताओ कि आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यानी इन्होंने सेटिस्फेक्शन को मेजर करने की बात कही है, यानी कि आपको जो यूटिलिटी मिल रही है उस यूटिलिटी को मेजर करने की बात की है कि उसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। यानी आपको अगर एक मूवी को देख के बहुत मजा आया तो इन्होंने पूछा है कि आपको उस मूवी को देख के नंबर्स में कितना मजा आया। आपको अगर पिज्जा को खा के बहुत मजा आया, इन्होंने पूछा है कि आपको पिज्जा को खा के नंबर्स में कितना मजा आया, और इसकी यूनिट इन्होंने रखी यूटिल्स, यानी कि इस सेटिस्फेक्शन को मेजरमेंट करने की जो यूनिट रखी वो क्या रखी? यूटिल्स। जैसे हम कभी कपड़े को मेजर करते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। अगर हम मिल्क को मेजर करते हैं तो यूनिट क्या होती है? लीटर। इसी तरीके से आपको कितना मजा आया, इसको अगर मेजर करना है
तो हम किस में मेजर करेंगे? यूटिल्स में मेजर करेंगे कि कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन आपको मिला। तो यूटिलिटी को मेजर करने की यूनिट क्या हुई साहब? यूटिल्स। समझ में आया? अब एक और एग्जांपल देता हूं। आप गए आइसक्रीम खाने के लिए, आइसक्रीम आपने खाई, जैसे ही आपने आइसक्रीम खाई तुरंत इन्होंने पूछा कि आपको कितने यूटिल्स का मजा आया। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं हम कार्डिनल अप्रोच। और ये किसकी है साहब? बाबा मार्शल की। समझ में आया? पढ़ लें क्या लिखा हुआ है इसमें। चलिए मेरे साथ साथ आइए पढ़ते हैं। द कार्डिनल अप्रोच इज एन इकोनॉमिक थ्योरी दैट एज्यूम यूटिलिटी इट कैन बी मेजर्ड, यानी यूटिलिटी क्या हो सकती है? मेजर्ड हो सकती है इन न्यूमेरिकल यूनिट्स। किसमें? न्यूमेरिकल यूनिट्स में। उसे हम क्या बोलेंगे? कॉल्ड यूटिल्स। यानी कि वांट्स को सेटिस्फाई करने की जो पावर होती है जिसको हम यूटिलिटी बोलते हैं, इस यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं और उस यूनिट को क्या बोला जाएगा साहब? यूटिल्स के नाम से जाना जाएगा। समझ में आया? यही बोला इन्होंने। आगे देखिए, अब इसमें इन्होंने इसके टू कंपोनेंट्स दिए। टू कंपोनेंट्स क्या दिए? पहला दिया इन्होंने एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी, और दूसरा दिया इन्होंने टीयू, टोटल यूटिलिटी। अब ये क्या भला है साहब? मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। इसको भी हम समझते हैं एक प्यारे से एग्जांपल के साथ। सुनोगे? चलिए सुनाता हूं। देखिए, आप जाते हैं साहब आइसक्रीम खाने के लिए, सब लोग खुद को एज्यूम करेंगे, ठीक है? आप आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं और जैसे ही आप पहली आइसक्रीम परचेज करते हैं और उसे खाते हैं, तभी ये पूछते हैं कि आपको इस आइसक्रीम को खाने के बाद कितने यूटिल्स का मजा आया, कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। समझ में आया? तो मैं लिख देता हूं यहां पर फर्स्ट आइसक्रीम। फर्स्ट आइसक्रीम को खाने के बाद इन्होंने क्या पूछ लिया आपसे कि कितने यूटिल्स का मजा आया। आपने कहा बाबा मार्शल, मेरे को जो मजा आया है वो आया है 5 यूटिल्स का। ठीक है जी, आपने बता भी दिया। ठीक है, अब आप बताओ कि जब आप सेकंड आइसक्रीम खाओगे तो जितना मजा पहली आइसक्रीम को खाने के बाद आया था उससे ज्यादा आएगा या कम आएगा? ऑफ कोर्स कम आएगा, क्योंकि एक आइसक्रीम आप पहले से ही ठूस चुके हो। हाँ या ना? समझ में आया? यानी एक आइसक्रीम आप पहले से ही खा चुके हो, तो अब आपको मजा पहली आइसक्रीम से तो कम ही आएगा। पूछ लेते हैं दोबारा से, आपने जैसे ही सेकंड आइसक्रीम खाई आपको कितना मजा आया? आपने कहा बाबा मार्शल, हमको अब जो मजा आया है वो 4 यूटिल्स का आया है। कितना आया है? 4 यूटिल्स का। अच्छी बात है, 2 आइसक्रीम खा ली, तीसरी और खाओगे? खिला दें, तीसरी और आइसक्रीम खाएंगे आप लोग? बोलिए जल्दी से। चलिए खा लेते हैं। तीसरी आइसक्रीम और खाएंगे आप। अगर तीसरी आइसक्रीम जैसे ही आप कंज्यूम करते हैं, अब बताओ आपको जो मजा आएगा, यहां 4 यूटिल्स का आया है, इससे कुछ ना कुछ कम आएगा? बोलो हाँ या ना। चलिए थर्ड आइसक्रीम पे मान लेते हैं हम 2 यूटिल्स का। कितना मजा आया साहब आपको? 2 यूटिल्स का मजा आया। ठीक है, अब देखो यहां पर हर एक आइसक्रीम को खाने के बाद जो मजा आ रहा है आपको, पहले पे 5 का, दूसरे पे 4 का, तीसरे पे 2 का। समझ में आया? ये हर एक आइसक्रीम पे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आपको, जितने भी यूटिल्स का, ये क्या हो रहा है? एडिशनल सेटिस्फेक्शन है। पहले पे आपको 5 का मिला था, दूसरे पे एडिशनल कितने का मिला? 4 का मिला, तीसरे पे एडिशनल कितने का मिला? 2 का मिला। जैसे जैसे आप यूनिट बढ़ाते जा रहे हो आपका एडिशनल सेटिस्फेक्शन चेंज होता जा रहा है वो। हाँ या ना? यानी पहले पे 5 मिला था, दूसरे पे कितना चेंज हो गया? अब अगेन एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितना आ गया आपके पास में? 4 आ गया। तीसरे पे एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितना आ गया? 2 आ गया। तो बाबा मार्शल इसको यही बोलते हैं कि वत्स, हर एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने पर तेरे को जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है इसमें। मार्जिनल यूटिलिटी एमयू इज द एडिशनल सेटिस्फेक्शन अ कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन हो? आप हो जो आइसक्रीम खा रहे हो, गेट फ्रॉम कंज्यूमिंग 1 मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। कमोडिटी क्या यहां पर? आइसक्रीम है। यानी कि आपको हर एक यूनिट एक्स्ट्रा खाने से जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वही क्या होता है साहब? एमयू होता है, वही एमयू कहलाता है। बोलो हाँ या ना? समझ में आ गया?
चलिए सब समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं टीयू क्या होता है, टोटल सेटिस्फेक्शन क्या होता है। तो दोस्तों आपको जो अभी ये सेटिस्फेक्शन मिला है इस सब को जोड़ दो, टीयू बन जाएगा। यानी कि अगर किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने से उसकी जितनी भी यूनिट आपने कंज्यूम की है उनको कंज्यूम करने से जितना भी आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलता गया है उन सबको मिला दो, मींस टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिला आपको। तो यानी कि अगर मैं बात करूं कि यहां पर अगर आप हुए और आप ये आइसक्रीम खा रहे थे तो आप बताओ कि आपको टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला। पहली आइसक्रीम से 5, दूसरी से 4, तीसरी से 2, तो 5 और 4 9 और 2 कितना हो गया, 11 हो गया। तो सब यही तो टोटल सेटिस्फेक्शन यानी कि टोटल यूटिलिटी बोला जाएगा। समझ में आ गया, टोटल यूटिलिटी मींस टोटल सेटिस्फेक्शन। तो कैसे निकालेंगे, आपका MU1 कितना है साहब, जो आपको पहली यूनिट में सेटिस्फेक्शन मिला है 5, तो MU1 की जगह हमने 5 लिख दिया। MU2 कितना है साहब, जो सेकंड यूनिट में मिला है 4, तो हमने यहां 4 लिख दिया। MU3 कितना है साहब 2, तो हमने यहां 2 लिख दिया। तो बताओ MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 कितना हो गया साहब, 5 और 4 9 और 2 11। तो ऐसे ही जितने भी MU आते जाएंगे n नंबर तक हम क्या करते जाएंगे, उनको प्लस करते जाएंगे दोस्तों। तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा TU निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया। तो आपका TU में अगर इस तरीके से यहां लिख देता हूं कि हमारा पहले पर 5 था, पहली यूनिट पर हमारा TU कितना है 5, यानी जब आपने पहली यूनिट कंज्यूम की तो 5 का MU है, तो यहां पर टोटल सेटिस्फेक्शन अगर आप पहली यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने एक एडिशनल और परचेज की और उसको खाया तो 4 का एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला, तो 5 का तो आपको पहले ही मिल चुका है, 4 का और मिल गया। तो बताओ टोटल कितना हो गया अब आपका, तो सर यहां पर हमको 9 का सेटिस्फेक्शन मिल गया, यस या नो। अब आपका 9 का सेटिस्फेक्शन है, आपने एक और एडिशनल परचेज कर ली तो 2 और एक्स्ट्रा यानी कि 2 यूटिल्स और एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन आ रहा है, तो 9 और 2 कितना हो गया, अब साहब टोटल 11 का सेटिस्फेक्शन मिल गया, यस या नो। कितना सेटिस्फेक्शन मिल गया सब आपको, 11 का सेटिस्फेक्शन मिल गया। तो इसे क्या बोलेंगे हम साहब, इसे हम TU के नाम से जानेंगे और इसे हम MU के नाम से जानेंगे। बोलो हाँ या ना। तो दोस्तों अब यार निकालते कैसे हैं, मान लो कि आपको जो MU दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है और TU दे रखा है इस तरीके से दे रखा है। अब मान लो मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूं कि भैया बताओ अगर सेकेंड यूनिट पर हम MU निकालना चाहें तो कितना होगा, ये MU है साहब, है ना। MU निकालना चाहें तो कितना होगा, मान लो ये दिख नहीं रहा आपको, ठीक है, ये नहीं है, ये आपको दिख ही नहीं रहा है। आप क्या देखोगे, सिर्फ आप देखोगे यूनिट और आप देखोगे TU। MU निकालना है तो हमको सेकंड यूनिट पर क्या निकालना है, हमको सेकंड यूनिट पर सब TU से MU निकालना है। TU हमको दे रखा है तो TU, इस TU में से इसको माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा साहब, MU निकल के आ जाएगा। 9 में से 5 गया तो कितना आया साहब, 4। देखो यहां पर 4 ही दे रखा है हमारा MU, यस या नो। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला बन गया, इसे बोलेंगे हम TUN और इससे जो पिछला है इसे बोलेंगे हम TUN-1। तो देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है यहां पे हमारा, MU इज इक्वल टू TUN यानी TUN माइनस TUN-1, TUN-1 यानी 9 माइनस 5। तो अगर मैं इसकी जगह 9 लिख दूं यहां पर और इसकी जगह -5 कर दूं तो इजिकल टू कितना आ जाएगा साहब, 4 आ जाएगा। और ये 4 क्या आ जाएगा हमारा, MU आ जाएगा, जो कि देखिए हमारा 4 ही दे रखा है यहां पे, हाँ या ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को कि मान लीजिए आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आप बताइए साहब MU, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। हमने यहां पर यूनिट ली और यहां पर हमने TU लिया, ठीक है जी। 6 यूनिट पे TU दे रखा है 40, ठीक है। 7 यूनिट पे TU दे रखा है 50, ठीक है जी, 50 दे रखा है। आप बताइए मुझे यहां पर कि MU कितना हुआ। तो सर वेरी सिंपल, TUN माइनस TUN-1, अभी तो आपने बताया, यानी MU इज इक्वल टू TUN माइनस TUN-1 और TUN कितना है 50 और 40 यानी 50 माइनस 40 तो इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। बहुत आसान है, मैंने कहा हाँ ठीक है आसान है। लेकिन अब बता दो, मैंने यहां पर 6 लिखा और मैंने यूनिट को यहां पर चेंज करके 8 कर दिया, अब बता दो कितना होगा। तो दोस्तों अब यहां पर 50 में से 40 माइनस करके नहीं निकलेगा, यह आंसर गलत हो जाएगा।
समझ में आया? ये तभी फॉलो होता है जब यूनिट में हमारा जो चेंज होता है वो वन का ही चेंज होता है, यानी यूनिटरी चेंज होता है, सिंगल यूनिट का चेंज होता है, तो ही हम इसको फॉलो कर सकते हैं। अब क्या होगा फॉर्मूला? तो सब जो अब फॉर्मूला यूज होगा हमारा, ये फॉर्मूला MU इज इक्वल टू होगा चेंज इन TU डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि यूनिट। समझ में आया? तो देखो चेंज इन TU कितना है हमारा, 50 में से 40 गया तो बोलो कितना बचा, 10। और चेंज इन यूनिट कितना है हमारा, 8 में से 6 गया तो कितना आ गया साहब, 2। तो यहां पर जो हमारा MU आएगा वो 5 आएगा, जबकि उसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा था, 10 आ रहा था। तो देख लीजिए यहां पर MU निकालने के दो फॉर्मूले हैं, TUN माइनस TUN माइनस 1, जहां पर यूनिट हमारी चेंज 1 का ही होता है, और MU निकालने का दूसरा फॉर्मूला जहां पर हमारा चेंज यूनिट में ज्यादा हो सकता है, तो वहां हम निकालेंगे TU चेंज इन TU डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी। क्या सर ये चेंज इन TU डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी जहां पर सिंगल यूनिट का चेंज हो रहा हो वहां भी काम करेगा? हाँ बिल्कुल काम करेगा, आप देख लीजिए उसको भी करके। यहां पर पहले कितना चेंज हो रहा था, 7 हो रहा था यहां पे। तो बताइए मुझे, अगर यहां पर आप चेंज इन TU करोगे तो 10 ही आएगा, लेकिन चेंज इन यूनिट करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 10 ही आएगा। यस या नो? तो आप कौन सा फॉर्मूला आपके लिए बेटर रहेगा, सुटेबल रहेगा, याद रखना वो ये सेकंड वाला फॉर्मूला, यानी चेंज इन TU डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। समझ में आया? आप इसको फॉलो करोगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। यस या नो? तो दोस्तों हमारा TU और MU क्या होता है और कार्डिनल अप्रोच क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको डायग्रामेटिकली सीखेंगे, ओके, शेड्यूल के साथ में। तो आप इसे जल्दी से पहले नोट कीजिए। चलिए तो दोस्तों अब हम इसे सीखते हैं एक डायग्राम के साथ में। आइए दोस्तों मेरे साथ साथ हम इसे सीखेंगे अब एक शेड्यूल के साथ में, ठीक है। तो दोस्तों शेड्यूल के लिए हम एक कोई भी गुड ले लेते हैं, क्या लें बताओ, आप ही बता दो। पिज्जा ले लें, चलो पिज्जा ले लेते हैं। तो यहां पर मैं एक प्यारा सा पिज्जा बना देता हूं साहब, है ना। ये एक्स्ट्रा चीज वाला पिज्जा बन गया साहब, ठीक है। ये पिज्जा आपको परचेज करना है, ठीक है। अब एक शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल में पहले यूनिट लिख लीजिए, ठीक है जी, पिज्जा की यूनिट लिख ली हमने। दूसरे में आप लिख लीजिए साहब MU, और तीसरे में आप लिख लीजिए TU। सर कौन सा पहले बनाना है हमें? देखो एग्जाम में TU बना दो पहले, MU बना दो पहले, क्या फर्क पड़ रहा है? जो आपको बेटर लगे, सूटेबल लगे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो पहले बना देना। समझ में? वहां कौन देख रहा है कि TU पहले बनाया है, MU पहले बनाया है आपने, ओके। तो देखिए अब हम यहां पर पिज्जा की पहली यूनिट हमने परचेज की, तो हमारा MU कितना हुआ साहब? पिज्जा की पहली यूनिट पर हमारा MU हुआ 8 यूटिल्स। MU किसमें है साहब? यूटिल्स में, ठीक है। जैसे हमने दूसरी यूनिट परचेज की, बताइए MU पहले से कम हो गया या ज्यादा? आप बताओ। आप जब पहला पिज्जा खा लोगे तो आपकी भूख कुछ शांत हो जाएगी या पहले से भी ज्यादा लगने लगेगी? ऑफ कोर्स शांत हो जाएगी, यानी कि सेकंड पिज्जा पर जो MU रहेगा वो कम हो जाएगा। तो कम हो गया, कितना हो गया साहब? यहां पर हो गया कम हो गया साहब 5, ठीक है। अब आप जैसे तीसरा पिज्जा खाते हो, तीसरे पिज्जा पर आपका MU और कम हो गया, और ये कम हो गया, कितना हो गया साहब? ये हो गया 2। जैसे ही आप तीसरा पिज्जा खाते हो MU और कम हो गया, और चौथा पिज्जा खाते हो तो चौथे पिज्जे पर MU और कम हो गया चौथा पिज्जा खाने पर, और चौथे पिज्जे पर हमारा जो MU है वो हो गया सब 0। यानी कि आपने जैसे चौथा पिज्जा खाया, अब आपका सेटिस्फेक्शन लेवल 0 है, खत्म हो गया। ऐसा होता है या नहीं बोलो, कि जब हम कोई चीज खाते जाते हैं, एक टाइम पर हमारा सेटिस्फेक्शन कंप्लीट खत्म हो जाता है, चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज हो। यस या नो? तो वही चीज है यहां पर कि सेटिस्फेक्शन हमारा यहां क्या हो गया? 0 हो गया। देखो मार्शल साहब ने जो थ्योरी दी है ये किस पर है? कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी किया है। और कंज्यूमर बिहेवियर मींस आपके बिहेवियर को। आप खुद सोचो कि आप दुकान पे जाते हैं, दुकान पे जाके कोई भी, या भूख लग रही हो आपको, कोई भी अच्छी चीज होती है उसे खाना स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे आपका जो वांट है, जो नीड है, वो खत्म होने लगती है, और खत्म होते 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 बिल्कुल खत्म हो जाती है। यस या नो? तो वही यहां पे हो रहा है कि पिज्जा खाने की जो वांट है, इच्छा है, नीड है, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। पहले पर 8 थी, दूसरे पर 5, तीसरे पर 2 और चौथे पर 0 हो गई। अब मान लो आपने एक और पिज्जा का ऑर्डर दे दिया था चौथे पिज्जा के साथ में ही, अब वो पिज्जा आ तो जाएगा आपके पास में,
आ जाएगा, लेकिन आपको खाने की इच्छा नहीं करेगी। लेकिन दिमाग क्या कहेगा, अरे भाई तूने पैसे खर्च किए, खा। और अगर आपने मान लो जबरदस्ती वो पिज्जा ठूस लिया, क्या होने वाला है, या तो आपका पेट खराब होगा और आपका मन पिज्जा से बिल्कुल उठ जाएगा। 1-2 महीने तक तो पिज्जा का नाम भी आपको बुरा लगेगा। यस या नो? तो यानी कि आपका सेटिस्फेक्शन नेगेटिव चला गया। तो वही मैं यहां कर रहा हूं कि 5th पिज्जा पर जो आपका सेटिस्फेक्शन है वो सब कितना हो गया, -3, नेगेटिव चला गया। यस या नो? अब दोस्तों इससे टीयू निकालते हैं। तो बताओ टीयू क्या होता है, टोटल ऑफ एमयू। तो हम एमयू को प्लस कर देते हैं। तो दोस्तों पहले यूनिट पर एमयू को हमने 8 और टीयू भी हमारा यहां क्या रहेगा, 8 रहेगा। तो पहले यूनिट पर एमयू और टीयू कैसे रहते हैं, आपस में हमेशा बराबर होते हैं। जैसे दूसरी यूनिट पर चीज होगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, बोलो। इसे जैसे हम कंज्यूम करेंगे तो टीयू कितना हो जाएगा, 13। जैसे हम थर्ड पिज्जा कंज्यूम करेंगे 15 में 0 प्लस करेंगे तो बताओ कितना होगा, 15 ही होगा सर। दोस्तों 15 में 3 को माइनस करना पड़ेगा यहां पर, तो 12 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए एमयू हमारा एक टाइम तक कम होता जा रहा था, फिर 0 हुआ और फिर नेगेटिव हो गया। वहीं टी हमारा बढ़ता जा रहा था, बढ़ने के बाद ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, फिर ये कम होना स्टार्ट हो गया। यस या नो? ये इनका रिलेशन है, अभी हम समझेंगे। लेकिन पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं प्यारा सा, आप लोग भी मेरे साथ बनाइए और स्केल का यूज करेंगे, ठीक है। मेजरमेंट सही लेंगे, सही आएगा, ठीक है। चलिए डायग्राम बनाएंगे दोस्तों। एक आप एक्सिस बना लो, एक बना लो आप एक्स एक्सिस और एक बना लो आप वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। मेरा लाइन है थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, आप लोग स्केल से बनाइएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर हम लेते हैं यूनिट्स को हमेशा, तो यहां लिखेंगे यूनिट्स और यहां पर ले लेते हैं हम एमयू और टीयू। तो हमने यहां एमयू भी ले लिया और साहब हमने यहां टीयू भी ले लिया, दोनों को ले लिया। अब चलिए, अब दोस्तों यहां पर हम ना यूनिट्स देख लेते हैं कितनी है, 1 से लेके 5 तक है। तो इक्वल गैप के साथ मैं यहां से 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 एंड 5 लगभग मैंने कोशिश किया इक्वल गैप की, आप इक्वल गैप ही लेंगे। ओके आगे देखते हैं हम वाई एक्सिस पे क्या बना दें हम सब, टीयू और एमयू को बनाएंगे। तो यहां देखते हैं हाईएस्ट कितना है टीयू, तो सब हाईएस्ट 15 है, तो हम 15 तक ले लें। तो दोस्तों 15 तक लेने के लिए 5-5 का डिफरेंस कर दूं क्या, 3 पॉइंट लगा लेता हूं मैं, 5 5 और 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 10 और 15, ठीक है साहब। चलिए अब मैं नीचे भी हम 5 ले लेते हैं क्योंकि नेगेटिव भी हमें करना है, थोड़ा सा सीखना है। अब हमें क्या करना है साहब, अब इसको ना मार्क करना है, पॉइंट मार्क करने हैं। देखिए सबसे पहले हम टीयू को बनाएंगे, राइट। टीयू को ही आप लोग पहले बनाएंगे, क्यों मैं अभी बताऊंगा। तो जब हम टीयू को बनाएंगे तो फर्स्ट पे टीयू कितना है, 8 है। तो बताओ 8 कहां होगा, 5 के बाद 6 7 8 लगभग यहां होगा, है ना। तो यहां पर 8 होगा, तो मैंने यहां पर एक बिंदी लगा दी, ठीक है साहब। 1 के ऊपर और 8 के आगे। आगे 2 पर ये कितना है साहब, 13 है। तो 13 10 के ऊपर चला जाएगा, तो 2 पर लगभग ये यहां होगा 13, ठीक है। मैं अंदाजे से लगा रहा हूं, आप लोग मेजरमेंट करके लगा लीजिए, ठीक है। 3 के बाद हम चलते हैं साहब, 2 के बाद 3 पर चलते हैं। 3 पर 15 है, तो 3 पर हम गए, तो 3 पर 15 यानी बिल्कुल ऊपर पहुंच गए साहब, यहां पर पहुंच गए हम 3 पे। उसके बाद 4 पे भी 15 है, तो 4 पे हमने इसी पे 15 यही लगा दिया, 15 यानी 4 पे। 5 पे बेटा कम हो गया, 12 हो गया, तो 10 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा 5 पे, यानी 10 से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे हम यहां पर, तो ये हमारा 5 पर आ गया, ठीक है जी। अब देखिए इन सारी बिंदियों को हम मिला देते हैं, तो जब हम मिलाएंगे इनको तो ये बन जाएगा हमारा टीयू कर्व। ये टीयू कर्व बन चुका है साहब हमारा, समझ में आया। तो इनको मिला के आप इस तरीके से एक टीयू कर्व बनाएंगे। दोस्तों अगर आप इनको मिला के भी आप शेड्यूल की हेल्प से नहीं भी बनाते, लेकिन आप इस तरीके से टीयू कर्व बनाएंगे, ठीक है, बनाना सीख लो। यहां से ये ऊपर जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर ये गिरने लगेगा, राइट। वो भी सही होगा, जरूरी नहीं है कि आप शेड्यूल को मेजरमेंट करके ही टीयू कर्व बनाएं। समझ में आया, शेड्यूल दिखा देना और ये एक कर्व इस तरीके से बना देना, समझ में आया। अब देखिए सुनिए, मैंने ये क्यों बोला था कि टीयू बनाने के बाद एमयू बनाएंगे, इसका रीजन है कि एमयू का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो टीयू का सबसे लोएस्ट यानी 0 है। जहां टीयू हाईएस्ट होता है वहां पर एमयू क्या होता है, 0 होता है। तो हम क्या करेंगे साहब, ये एमयू की लाइन हम जो बनाएंगे वो टीयू के हाईएस्ट पॉइंट से हम ना टिक लगाएंगे, एक डॉटेड लाइन बनाएंगे नीचे को, ठीक है। देखो यहां 4 यहां आएगा इस लाइन के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा इधर हो गया, मेजरमेंट का फर्क है, ठीक है। मैं इधर ही कर देता हूं 4 को भी,
ठीक है, ये अभी हमारा यहां 4 है। चलिए, तो हमने डॉटेड लाइन बच्चों यहां बना ली। अब हम क्या करेंगे, जब हम एमयू बनाएंगे तो एमयू बनाते टाइम बेटा आपको यहां से जो लाइन निकालनी है वो इस लाइन को टच करते हुए निकालनी होगी। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो गया ना लाइन में, दोबारा निकालता हूं मैं। ये लाइन इसको टच करते हुए जानी चाहिए, इस पॉइंट को। ठीक है, ऐसे जानी चाहिए। तो इसको टच करते हुए आपको ये लाइन निकालनी होगी यहां पर। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम एम यू। टच क्यों कराया है हमने इस पॉइंट को, क्योंकि एम यू जहां पर टी यू हाइएस्ट है वहां पर एम यू क्या है, 0 है। तो यहां हम लिखेंगे एम यू इज इक्वल टू 0 और हम यहां लिखेंगे टी यू मैक्सिमम। ठीक है, टीयू जहां मैक्सिमम है वहां पर एमयू क्या है, 0 है। और जहां से टीयू गिरना स्टार्ट हो रहा है एमयू वहां से क्या हो गया साहब, नेगेटिव हो गया। यस या नो दोस्तों, इसको हम बोलते हैं सैटिटी पॉइंट। ये होता है सैटिटी पॉइंट और ये होता है सैचुरेशन पॉइंट। जहां पर टीयू हाईएस्ट होता है उसे हम सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, और जहां पर एमयू 0 होता है उसे हम सैटिटी पॉइंट बोलते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये हमारा टीयू कर्व हो गया और ये हमारा एमयू कर्व हो गया। अब देखो दोनों में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन समझ लेते हैं हम इसको पढ़ने के बाद में। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, टीयू इंक्रीज एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। यानी कि टीयू जहां तक इंक्रीज होगा वहां पर एमयू कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। साहब जरा देखिए, टीयू जहां तक इंक्रीज हो रहा है यहां पर एमयू क्या है, पॉजिटिव है। हाँ या ना, यहां पे भी देख लीजिए, टीयू जहां तक इंक्रीज हो रहा है वहां तक एमयू पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही टोटल यूटिलिटीज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0, जैसे ही टीयू मैक्सिमम पे पहुंचा अपने पर, वहीं पर एमयू क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। ठीक है, और टीयू जैसे ही हमारा डिक्रीज होने लगा, राइट, टीयू क्या होने लगा हमारा, यहां से डिक्रीज होने लगा। तो डिक्रीज होने के बाद एमयू हमारा, देखो इस पॉइंट के बाद अगर देखा जाए यहां से आगे, तो किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, यहां पे कोई भी पॉइंट ड्रॉ कर दो, एमयू लाइन कहां जा रही है, नेगेटिव पे जा रही है। अब किसी भी पॉइंट से एमयू लाइन को टच कराओ, एमयू हमारा नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि हमारा हाईएस्ट पॉइंट के बाद एमयू नेगेटिव होने लग गया है। समझ में आ गया? तो देखिए वही लिखा हुआ है, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने लगी सब, नेगेटिव होने लगी। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। मतलब क्या होता है डिमिनिशिंग रेट का, देखो 8 और 3 के बीच में डिफरेंस बताओ कितना है, 5 का। यानी यहां पर टीयू 5 से बढ़ा है, लेकिन आगे देखो बढ़ तो रहा है लेकिन सिर्फ कितने से बढ़ा है, 2 से बढ़ रहा है। यानी कि जितने रेट से पहले बढ़ रहा था उतने रेट से नहीं बढ़ रहा, तो इसे बोलते हैं डिमिनिशिंग रेट। समझ में आ गया? तो दोस्तों ये दोनों के बीच का रिलेशन है, ये डायग्राम है और ये शेड्यूल है। इस तरीके से पूरा आप बना के आओगे तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे साहब एग्जाम में। समझ में आया? अगर आपसे क्या पूछ रहा है, रिलेशन इन बिटवीन टीयू एंड एमयू पूछ रहा है, तो आपको पहले शेड्यूल बनाना पड़ेगा, उसके बाद में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और उसके नीचे आपको ये दोनों के रिलेशन को बताना पड़ेगा, और इस तरीके से आपको कंप्लीट 6 मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन पर एग्जाम में। समझ में आया? नोट कर लीजिए पूरे को शेड्यूल के साथ में। शेड्यूल के साथ मैच कराना जरूरी नहीं है, आप मैंने जो बिंदियां लगाई आप बिना बिंदी लगाई भी ऐसे बना देना, टीयू को इस तरीके से बना देना, इसके हाईएस्ट पॉइंट से लाइन ड्रॉ करना और वहां से एमयू को निकाल देना। समझ में आया? आपका सही होगा। आप ये जरूरी नहीं कि आप ये पॉइंट यहां पर शो करो। समझ में आया? चलिए बनाइए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा पॉइंट है साहब, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ क्या है, राइट? देखो, अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द सेम कमोडिटी, द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट डिक्रीज। यानी अभी आप देख रहे थे कि अगर हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाके हम पहली आइसक्रीम खाते हैं, तो बताओ सेटिस्फैक्शन लेवल सबसे ज्यादा होगा। यानी कि अगर मान लो 10 यूटिल्स का होगा,
जैसे दूसरी आइसक्रीम खाएंगे सेटिस्फेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी 10 से 8 पे आ गए। तीसरी आइसक्रीम खाएंगे, तीसरी पर क्या हो जाएगा सब, 6 का हो गया, चौथी पर और कम हो गया, 2 का हो गया, राइट। तो ये क्या देखने को मिल रहा है हमको यहां पर कि जैसे जैसे हम हर एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते जा रहे हैं, ऐसे ही हमारा जो MU है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारी, वो क्या होती जा रही है सब, वो भी कम होती जा रही है। यस या नो, वही यहां लॉ में लिखा है, अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट, यानी मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द सेम कमोडिटी। सेम कमोडिटी यानी कि आइसक्रीम ही होनी चाहिए साहब, क्या होनी चाहिए हमारी, आइसक्रीम। ओके, सेम कमोडिटी, द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट डिक्रीज, यानी क्या होगी, हर एक यूनिट पे कम होगी। ये लॉ बोलता है, मैं नहीं बोलता, समझ में आया। डिक्रीज, MU ऑलवेज फॉल, MU हमेशा क्या होता है, कम होता जाता है। और जैसे आप 5वीं यूनिट यानी 5वीं आइसक्रीम परचेज करोगे तो बताओ, अब आपको खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं करेगी, MU क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम कहां पर आ गए, 0 पे भी आ गए। और हमने कहा कि छठी आइसक्रीम भी खा लो, तो यहां पर MU कहां चला जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा। यस या नो, थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था, यानी कि अब जबरदस्ती खाओगे, जबरदस्ती खाओगे मींस यहां पर सेटिस्फेक्शन नेगेटिव हो गया। यस या नो, तो वही लॉ बोलता है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे किसी भी एक ही सेम प्रोडक्ट की आप कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे, एडिशनल यूनिट परचेज करते जाओगे, आपका जो सेटिस्फेक्शन है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और कम होते होते वो कहां पहुंच जाएगी, वो 0 पे पहुंच जाएगी, और 0 के बाद वो नेगेटिव भी हो जाएगी। यस या नो, देखो वही लिखा हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट डिक्रीज, MU ऑलवेज फॉल, और ये 0 होगा और उसके बाद ये नेगेटिव भी हो जाएगा साहब, समझ में आ गया। लेकिन 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 इसके लिए कुछ अजम्पशन फॉलो करनी पड़ेंगी। क्या फॉलो करनी पड़ेंगी साहब, अजम्पशन फॉलो करनी पड़ेंगी। यानी कि जरूरी नहीं कि हमेशा हर जगह ये लॉ फॉलो हो। अगर आपको इस लॉ को फॉलो कराना है, समझना है, तो कुछ अजम्पशन है इस चैप्टर की, उस अजम्पशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या क्या अजम्पशन है वो देखनी है। तो सब पहली अजम्पशन है, द कमोडिटी शुड बी होमोजीनियस, यानी सेम क्वालिटी एंड साइज की होनी चाहिए। देखो अब मान लो पहली आइसक्रीम अमेरिकन नट थी, दूसरी आइसक्रीम बटर स्कॉच आ गई, यानी कि यहां पर प्रोडक्ट सेम नहीं है, समझ में आया। यानी कि प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। हो सकता है आपको बटर स्कॉच ज्यादा अच्छी लगती हो अमेरिकन नट से, तो अमेरिकन नट्स में जब आपने पहली आइसक्रीम खाई तो वहां हो सकता है सेटिस्फेक्शन आपको 10 का मिला हो, लेकिन जब दूसरी आइसक्रीम आप बटर स्कॉच खाओगे तो वो ज्यादा अच्छी लगती है, तो आपको दूसरी आइसक्रीम पर सेटिस्फेक्शन हो सकता है 12 यूटिल्स का मिल जाए। लेकिन वो कब होगा, जब आप आइसक्रीम चेंज कर दोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये लॉ फेल हो जाएगा, समझ में आया। यानी अमेरिकन नट खा रहे हो आप, तो अमेरिकन नट ही होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, समझ में आया। पहली अजम्पशन। दूसरी अजम्पशन क्या है साहब इनकी, कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूअस विदाउट लॉन्ग इंटरवल, समझ में आया। यानी अब सोचो कि पहली आइसक्रीम हमने खाई अभी, जिसमें सेटिस्फेक्शन 10 का मिला। अब तुम कहो सर हम दूसरी आइसक्रीम जो खाएंगे वो शाम को खाएंगे, वहां भी हमको उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि हमको शाम तक फिर से मन करने लगेगा आइसक्रीम खाने के लिए। नो, ये नहीं चलेगा साहब। अगर आपको इस लॉ को फॉलो कराना है तो आइसक्रीम कंटिन्यूअसली खानी पड़ेगी। जैसे ही एक खत्म हुई दूसरी खाओ, दूसरी खत्म हुई तीसरी खाओ, तीसरी खत्म हुई चौथी खाओ, समझ में आया। वो तो फिर बहुत ज्यादा इंटरवल कर दिया आपने अगर, तो अगेन फिर से नीड उतनी हो जाएगी ना भाई जितनी पहले थी। यस या नो, समझ में आया। आगे चलते, सेकंड हो गया हमारा। थर्ड अजम्पशन देखते हैं, द कंज्यूमर शुड बी रेशनल, कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए। रेशनल का मतलब कंज्यूमर आदर्श होना चाहिए साहब। अब मान लीजिए मैंने कहा कि दोस्तों पहली आइसक्रीम पर जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा उतना दूसरी पे नहीं मिलेगा, दूसरी पे कम मिलेगा। तभी बीच में से एक बच्चा बोलता है नहीं सर मेरे को तो दूसरी पे उससे भी ज्यादा मिलेगा। तो भाई तुम केस ही अलग हो ना, समझ में आया। तुम नॉर्मल केस नहीं हो,
तो यहां पर कैसा होना चाहिए कंज्यूमर? रेशनल होना चाहिए, सब नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल केस होना चाहिए। समझ में आया? तो ये तो बेकार वाली बात हो गई ना साहब। तो रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए। चौथा, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट। न तो इनकम चेंज होनी चाहिए, नहीं टेस्ट चेंज होना चाहिए, नहीं प्रेफरेंस चेंज होनी चाहिए, नहीं प्राइस चेंज होना चाहिए, ये सब कांस्टेंट रहने चाहिए। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं। मान लो जो पहला गोलगप्पा था या जो पहली आइसक्रीम ले रहा है, आइसक्रीम ही ले लेते हैं, जो पहली आइसक्रीम थी उसमें क्या था साहब? उसमें शुगर नहीं थी, गलती से वो फीकी आइसक्रीम थी। तो बताओ क्या आपको अच्छी लगेगी? नहीं अच्छी लगेगी। तो हो सकता है पहली आइसक्रीम ने आपको सेटिस्फैक्शन 10 का ही दिया हो, लेकिन जैसे दूसरी आइसक्रीम आई उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो गया। तो हो सकता है दूसरी आइसक्रीम का सेटिस्फैक्शन आपको 20 यूटिल्स का दे दे। तो ये तो बढ़ गया कम होने के बजाय। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, टेस्ट सेम होना चाहिए, टेस्ट भी नहीं चेंज होना चाहिए, प्रेफरेंस भी चेंज नहीं होनी चाहिए, इनकम भी चेंज नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? तो ये भी इसकी फोर्थ अजम्पशन है। अगली अजम्पशन, द यूनिट ऑफ द कमोडिटी शुड बी स्टैंडर्ड। कमोडिटी की यूनिट कैसी होनी चाहिए साहब? स्टैंडर्ड होनी चाहिए। स्टैंडर्ड मतलब जितनी बड़ी फर्स्ट है उतनी बड़ी सेकंड, उतनी बड़ी थर्ड, यानी कि आइसक्रीम का साइज बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सारी अजम्पशन फॉलो करते हो देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉलो होगा। दोस्तों इस पूरे चैप्टर में ये 4 अजम्पशन 5 अजम्पशन बार बार रिपीट हो रही हैं, तो हर एक जगह अजम्पशन सेम ही है। आप लोग याद रखेंगे पूरे चैप्टर के लिए ये 5 अजम्पशन है, यही याद रखेंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, जो हम सिंगल कोमोडिटी एंड डबल कोमोडिटी में निकालना सीखेंगे। इसके साथ साथ हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंडिफरेंस कर्व के बारे में। आज के लिए इतना ही रखते हैं।